हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष मौर्य। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्ट मौसम पर चर्चा की थी, जो भारतीय विदेश नीति का एक नया इनिशिएटिव है और हमारे पड़ोसी देशों और इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। आज का जो हमारा क्लास है उसका जो टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे आप जो है एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूएस चाइना राइवलरी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। राइवलरी का मतलब आपको मालूम है, प्रतिद्वंदिता। भारत, चीन और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता और इसका भारत पर प्रभाव। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं कि क्या मतलब है इसका जो राइवलरी है वो किन किन क्षेत्रों में है। एक तो ट्रेड वॉर, जो है आप सुनते होंगे कि जो है पहले अभी जो ट्रम्प प्रशासन था, जो जे बाइडेन के पहले जो ट्रम्प थे, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका काफी प्रोएक्टिव अप्रोच रहता था चाइना को लेकर के। तो चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था अमेरिका का, उसमें काफी तरीके के जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, नॉन ट्रेड, ऐसे जो है ना बैरियर्स लगा के और चाइना के ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो है चाइना बार बार जो है अपनी करेंसी का इवैल्यूएशन कर देता है, यानी अवमूल्यन कर देता है। और फिर अमेरिका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो है चाइना पर आरोप लगाता रहता है। इस तरीके का जो ट्रेड वार है वो पिछले काफी कुछ दिनों से काफी तेज हो गया था। तो इसका एक ये एक तो ट्रेड वार की वजह से, और जो ट्रेड वार था उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा जो है उत्पन्न हो गया था। क्योंकि जो बहुत ज्यादा जो सेक्टर थे इसके अंदर आ गए थे, जो ये ट्रेड वॉर चल रहा था इसमें कई सारे सेक्टर्स इसके अंदर में इंक्लूड कर लिए गए थे दोनों देशों के द्वारा। तो जिससे कि जो कॉस्ट था ना वो बढ़ने लगा था। और इससे क्या हुआ कि जो दुनिया भर के जो ग्लोबल सप्लाई थे चेन है वो डिस्टर्ब हो गए। और डिस्टर्ब क्या हो गए, ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉस्ट बढ़ने लगता है किसी भी चीज का। कॉस्ट बढ़ने के दो रीजंस होते हैं। वैसे तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम दो, एक तो ये सप्लाई चेन जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मुद्रास्फीति की वजह से भी दाम बढ़ते हैं। वो आप इकोनॉमी की क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है जब कई सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेड वॉर में, तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी स्थिति बनती है, क्योंकि दोनों देश जो है काफी बड़ी बड़े आकार की अर्थव्यवस्था है और जो है उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। अब एक देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का वॉर है, और इट हैज इरप्टेड इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि और डिजिटल स्पेस से आप सभी लोग परिचित होंगे। और फिफ्थ जनरेशन जो है मोबाइल नेटवर्क, इन सब में भी एक टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है वो अमेरिका और चाइना के बीच में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, जैसे कि आप देखोगे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की होड़ लगी होती है दोनों चाइना के बीच में। कभी चाइना आगे हो जाता है सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर के मामले में, और कभी जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के मामले में यूएस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का टेक्नोलॉजिकल वॉर भी एक चलता रहता है। यूएसए मेडलिंग इन चाइनीज अफेयर्स। यूएस हमेशा उंगली करता रहता है चाइना के जो इंटरनल मामले हैं। जैसे कि आप देखोगे यूएस पासिंग ऑफ द हांगकांग राइट्स, ह्यूमन राइट्स। हांगकांग में, जो कि हांगकांग क्या है,
हांगकांग एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, ठीक है। यहाँ पे मानव अधिकारों को लेकर के हमेशा यूएस जो है कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसे ही डेमोक्रेसी एक्ट 2019 में लेकर के आ गया, ठीक है। ऐसा ही उइगर उइगर जो एक्ट था वो प्रपोज किया गया। ये जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर चाइना के ऊपर काफी प्रोएक्टिव रहता है यूएस। उइगर्स का क्या मामला है? उइगर्स जो है ना चाइना के सिंचियांग प्रोविंस में, सिंचियांग प्रोविंस जो है चाइना के वेस्ट रीजन में, वेस्ट नॉर्थ रीजन में है, और वो बहुत बड़ा प्रोविंस है उसका, बहुत बड़ा। सेंट्रल एशिया के साथ उनका है, इंडिया के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ भी उनका बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टर्किक जो तुर्की मूल के टर्किक ओरिजिन टर्किक ओरिजिन के मुस्लिम्स रहते हैं। वो खुद को उनको जो है उइगर कहते हैं, ठीक है। वहां पे उनको वो अपने आप को उइगर, मतलब उनको उइगर कहते हैं। और वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, और नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना, ये सब। मतलब चाइना का जो हान पॉपुलेशन है, हान पॉपुलेशन जो चाइनीज पॉपुलेशन है ना, उसके बिल्कुल ही विपरीत प्रैक्टिसेस ये करते हैं, ठीक है। तो चाइना क्या किया है, उस पर कब्जा मतलब जो सिंचियांग प्रोविंस है उस पर कब्जा किया है, और उइगर्स जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उसको सप्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। कभी उनको नमाज पढ़ने से रोक देता है, मस्जिद उनकी तोड़ दिया जाता है, और एक डेमोग्राफिक उसका वहाँ का जो डेमोग्राफी है ना वो भी चेंज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। गो वेस्ट जो प्लान लाया गया था चाइना का, जिसके बारे में हमने बात की थी, बेसिकली वो इसी रीजन को चेंज कर, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे जो लोग, जो भी चाइनीज कपल अगर आकर के सिंचियांग प्रोविंस में बसता था उसको काफी कुछ प्रिविलेज दिए जाने लगे थे। जैसे कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो यहाँ पे 2 बच्चे पैदा कर सकते थे। ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएगा, उनको घर दिए जाते थे, उनको नौकरी दी जाती थी, उनको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती थी, ताकि जो उइगर हैं इनकी पॉपुलेशन को यहाँ पर, इनकी पॉपुलेशन को इनकी पॉपुलेशन को बैलेंस किया जा सके, और हान पॉपुलेशन को मिक्स किया जा सके, यहाँ पे डेमोग्राफी यहाँ की चेंज की जा सके, ठीक है। उइगर्स को सपोर्ट, उइगर्स जो मानते हैं कि सिंचियांग प्रोविंस जो है चाइना का है ही नहीं है, चाइना से अलग है, वो अपने सेपरेट होने की मांग करते हैं। और इसीलिए वहां पे क्या होता है, काफी आंदोलन भी चल रहे थे, विद्रोह भी चलते हैं, ठीक है, उनकी आज़ादी के लिए। उइगर्स अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इसीलिए चाइना वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पे सप्रेस करता है वहाँ की जो, वहाँ के जो रिबेल्स हैं, और जो सेंट्रल एशिया के साथ उनके संबंधों को भी बहुत स्ट्रांगली जो है वो रेगुलेट करता है। अब ये जो चाइना का जो चल रहा है वॉर, उसका चाइना यूएस का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर के इंडिया की कंसर्न्स क्या है, इंडिया की क्या चिंताएं हैं। एक तो देखो आपकी जो इंडिया की जेन्युइन सी चिंता है ना, वो है ईरान चाइना क्लोजनेस। क्योंकि ईरान की जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंस ऑन चाइना प्रिवेंट्स ईरान फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग चाइना एंड इट्स पॉलिसी इन सिंचियांग। चाइना ईरान को सपोर्ट करता है, तो ईरान की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है। तो चाइना सिंचियांग प्रोविंस में, जो सिंचियांग प्रोविंस है वहाँ के उइगर्स के साथ जो कुछ भी कर रहा है, जो वो मुस्लिम है वो भी, उसकी आलोचना ईरान नहीं कर सकता है। यूएस का जो इंटेंशन था ना, यूएस जो इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था ईरान को, तो इसके इस पूरे जो है सिनेरियो में यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था, तानातानी से, उसमें वो चाइना को एक अपना जो है अपने साथ सहानुभूति रखने वाला कंट्री के रूप में देखता है, ठीक है। अभी हाल में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये पता चला है कि चाइना जो है वहाँ 280 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है।
वो भी ईरान के ऑयल, गैस एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में। और यहाँ तक कि यहाँ पे चाइना जो है सिक्योरिटी पर्सनल और गार्ड, चाइनीज प्रोजेक्ट को गार्ड करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल भी यहाँ पे अपने डिप्लॉय कर रहा है, लेके आ रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे इंडिया के साथ इस चाइना की क्लोजनेस अगर ईरान के साथ बढ़ती है तो इंडिया के लिए थोड़ी सी अनसिक्योरिटी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो चाबहार बन पोर्ट इंडिया वहाँ पे डेवलप कर रहा है सेंट्रल एशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज और ओमान की खाड़ी है उसमें अपनी स्ट्रेटेजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे जो है इंडिया के लिए एक चुनौती के रूप में उभर सकता है चाइना, अगर ईरान के साथ वो अपने संबंधों को ज़्यादा क्लोज कर देता है। और ईरान के संबंधों में लेकर के इंडिया का झुकाव थोड़ा यूएस की तरफ है, और यूएस जो अगर सैंक्शन लगाता है तो उसको इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, भले ही ऑफिशियली नहीं करता है लेकिन करता है। जैसा कि आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि ऑयल का हमारा ट्रेड उनके साथ कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से, और जो अभी इंडिया यूएस के क्लोज जा रहा है तो इसके कारण जो है दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे एनर्जी कंसर्न्स भी इंडिया के हैं कुछ जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे ऑयल प्राइसेस, तेल के दाम 4% से ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, जब यूएस ने एयर स्ट्राइक किया और ईरानियन जनरल कासिम सोलेमानी को मार डाला, तब क्या हुआ, तेल के दाम अराउंड 4% से ज्यादा बढ़ गए। एंड आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज वुड सेंड ऑयल प्राइस सोरिंग। और इस तरीके के जो है हॉस्टिलिटीज से क्या होगा कि प्राइसेस और बढ़ेंगी। तो इंडिया के ऑयल सिक्योरिटी, जब इंडिया का अभी भी ऑयल, पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में अगर क्रूड ऑयल के दाम, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी इंडिया के लिए, और ज्यादा तेल के दाम बढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑन क्लीन एनर्जी टारगेट्स इन चाइना due to US technology restrictions in the nuclear field could be setback to effort to reduce emission, mitigate climate change in entire region। जो यूएस का जो द्वारा जो तकनीकी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं न्यूक्लियर फील्ड में, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं मिशन को इस रीजन में कम करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए पूरे क्षेत्र में, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और क्लीन एनर्जी का जो लक्ष्य है वो पूरा करने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चाइना यूएस जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है न्यूक्लियर फील्ड और उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर के। तो चूंकि इंडिया चाइना जो है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहाँ पे उनके पास जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं है जो क्लीन एनर्जी के साथ जो है क्लाइमेट को भी कंट्रोल में रख सके। तो स्लैक डिमांड फॉर एनर्जी, surplus production mainly by the US had lowered oil prices, ठीक है, which may help India address its current account deficit. It can also make India's export sector more competitive। जैसे कि वो यूएस ने क्या किया कि जो सेल गैस की प्रोडक्शन है ना, उसकी सेल गैस की उसको बढ़ा दिया, मतलब वहाँ पे एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होने लगा और सेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ गया, और उसने अपना जो उसके पास सेकंड हाईएस्ट रिजर्व है ऑयल का यूएस के पास, तो उसको भी जो है प्रोडक्शन को उसने बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस डाउन चले गए। ठीक है, इससे इंडिया का जो है इंडिया के पास मौका है कि वो अपने राजस्व घाटे को कम कर सके। ठीक है, लेकिन इंडिया की सरकार जो है अभी राजस्व घाटा को कम करने के फोकस नहीं कर पा रही है तेल के दामों के जो वैश्विक गिरावट के कारण। वो तेल के दाम भारत में बढ़ रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनसे से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करना चाहती है, और इससे जो है इंडिया की जो निर्यात सेक्टर है उसमें प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी बढ़ जाएगी, बढ़ाई जा सकती है। अब स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या है इंडिया, यूएस, चाइना
राइवलरी के, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे, एज चाइनाज एंजाइटी इन द एशिया पैसिफिक थिएटर ग्रो, इंडिया में it have to contend with a greater Chinese military presence in its periphery। जैसे कि हम देखते हैं कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, यहाँ पे अब जो है चाइना की चिंताएं काफी बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है क्वाड में आ गया, आप कह सकते हो क्वाड में, और ये जो ट्रांस नेशनल पार्टनरशिप है अमेरिका का जो है, ठीक है, और टीपीपी जो है, और जापान की जो स्टेप्स हैं इस रीजन में, यूएस के प्रेजेंस जो है इस रीजन में, ठीक है, इन सबसे क्या होता है कि एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र में चाइना की एंजाइटी बढ़ती जाती है। क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे दोस्त हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है, और हर जगह जो है वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, वो हर जगह पे घुसने की कोशिश करता है यूएस, ताकि जो है वहाँ पे रह करके वो उन चीज़ों को प्रभावित कर सके जो चाइना के अगेंस्ट में जा सकती है। तो चाइना का जो चिंता बढ़ती है तो वो क्या करेगा कि फिर जो है मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर देगा अपने इस रीजन में, इस पेरिफेरी में, जो इंडिया के पेरिफेरी है, ठीक है, हिंद महासागर में। चूँकि यहाँ पे जो है ये सदी कहते हैं कि ये हिंद महासागर की सदी है, तो ऐसे में इस रीजन में जो है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाइनीज मिलिट्री ज़्यादा आ जाएंगे, तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस यहाँ पे प्रस्तुत होंगे। द चाइनीज तिब्बत मिलिट्री कमांड हैज accorded a higher status than other provincial commands to widen its scope to combat preparedness, ठीक है। जो तिब्बत की मिलिट्री कमांड है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिया गया है चाइना के द्वारा कि जो है इस रीजन में जो है कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उससे निपटने में वो हमेशा जो है एक्टिव रहे, तैयार रहे। तो इससे जो है बॉर्डर पे जो है टेंशन बढ़ेगा इंडिया और चाइना के, और ये भी एक तरीके की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं दोनों देशों के बीच में, और इंडिया के लिए तो खतरा उत्पन्न हो ही सकता है। जैसे कि आप देखते हो फेस ऑफ और कन्फ्रंट्रेशन हो जाते हैं बॉर्डर पे, स्टैंड ऑफ की खबरें आती रहती हैं लद्दाख में, डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। इंडिया हैज नो रोल इन साउथ चाइना सी में। अब देखो, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि साउथ चाइना सी में इंडिया का कोई इस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं है, लेकिन ट्रेड का जो उसका इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट है ना, उसको लेकर के इंडिया वहां पे एक्टिव है। तो इंडिया हैज नो रोल इन नेगोशिएटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट पे कंफ्यूजन हमेशा वहां पे साउथ चाइना सी में बना रहता है, क्योंकि ये अच्छे से डिफाइन नहीं किए गए। विद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दो इट इज a participant in the Quad dialogue on border issues in the Indo-Pacific। जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, नेगोशिएशन यानी बातचीत में, इसके साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो है बातचीत है, उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। हालांकि ये क्वाड डायलॉग में इससे भी बड़े ब्रॉडर इश्यूज पे जो है एंगेज है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया रिजर्व द राइट टू सेल एंड फ्लाई अनहिंडर्ड थ्रू द साउथ चाइना सी। इंडिया के पास ये अधिकार है कि साउथ चाइना सी के ऊपर से, मतलब उसमें अपने सेल का मतलब होता है, सेलिंग का मतलब होता है समुद्री जहाज को ले आना, और फ्लाई का मतलब ऊपर, उसका मतलब एरोनॉटिक स्पेस भी यूज कर सकता है इंडिया, और समुद्री स्पेस भी यूज कर सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट है, उसके से संबंधित जो सिद्धांत है, उसके आधार पर इंडिया का ये राइट्स है। लेकिन साउथ चाइना सी में इंडिया का अभी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का वहाँ पे है, ऑयल एंड गैस के लिए जो यहाँ पे हमारी कंपनियां काम भी कर रही हैं, ओएनजीसी और देशों के साथ मिल करके,
तो ऐसे में और चाइना जिस तरीके से वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इनहेंस कर रहा है, डोमिनेटिंग नेचर मतलब अपना रहा है, और जो स्लाइस एंड सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का यूज करता है, साथ ही इंक्रोचमेंट एंड कॉलोनाइजेशन के पॉलिसी का यूज कर रहा है, तो ऐसे में इंडिया उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ खड़ा होकर के जो है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है, और इंडिया को अपनी पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया साउथ चाइना सी में सिर्फ जो है अपने इंटरेस्ट की वजह से नहीं, रीजनल जो है अपनी जो हिंद महासागर में अपनी स्थिति है उसको भी मजबूत करने के दृष्टिकोण से स्ट्रांगली अपोज कर सकता है चाइना को। कनेक्टिविटी चैलेंजेस पैदा होंगे दोनों देशों के बीच में राइवलरी से। इंडिया जो है ना तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ना ही रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, ठीक है, चूंकि इंडिया इससे बाहर हो गया था। हम इसको पढ़ेंगे आगे की क्लास में, सॉरी, ठीक है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बाहर हो गया था, तो ना ही इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट है, ना ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ठीक। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के का एक जो है प्रोजेक्ट है, चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट इज एब्सेंट फ्रॉम द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम created by the US, Japan, Australia, as also from the Blue Dot Network. ब्लू डॉट नेटवर्क, ये भी आप उसको ढूंढना। तो इनसे भी इंडिया, यहाँ पे भी इंडिया की उपस्थिति नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडिया की कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, जरूर होगी। इंडिया हैज नेग्लेक्टेड इट्स इनहेरिटेड ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही अपने जो है ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटीज है उसको नकारा है, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम तो ऐसा है कि हमारा पीओके चला गया, और हमने उसको लेने की कोशिश इस तरीके से नहीं की। कनेक्टिविटी एक्चुअली आज कनेक्टिविटी का ही जमाना है। कनेक्टिविटी अगर सही से रहेगी तो कोई भी देश जो है, दो देश आपस में अच्छे से डेवलपमेंट पर आगे, मतलब एक दूसरे का डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। टेक वॉर से क्या इंडिया को कंसर्न्स है? चाइनाज एम्बिशियस thrust on artificial intelligence, robotics, autonomic vehicles, and space technologies has goaded the US administration into action, ठीक है। जो चाइना का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमिक व्हीकल, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के जिस तरीके से चाइना की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उससे जो है यूएस का प्रशासन सख्ते में आ गया है, मतलब वो भी एक्शन में आ गए हैं, वो भी काउंटर रिएक्शंस करेंगे विद द क्रिएशन ऑफ यूएस स्पेस फोर्स। ये देखो आप, यूएस स्पेस फोर्स बनाया गया है एज ए सेपरेट आर्म अंडर द यूएस एयर फोर्स। यूएस आर्मी के अंदर, यूएस वायुसेना के अंदर, अमेरिका की वायुसेना के अंदर एक अंतरिक्ष सेना भी बनाई गई है। एंड द यूएस विल सीक टू इंक्रीज इट्स सुपेरियरिटी इन द नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इसकी सुपेरियरिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा यूएस। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए एक चुनौती हो सकती है। यूएस चाइना हाईटेक वॉर थ्रेटन इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, इसको इससे खतरा है, खतरा हो सकता है, ठीक है। हालांकि India has decided to allow all network equipment makers, including Huawei, to participate in 5G spectrum trials. The outcome is far from clear. हालांकि भारत ने Huawei जैसे मतलब जो कंपनीज हैं उनको 5G स्पेक्ट्रम के उसमें ट्रायल में लाने की कोशिश किया है, लेकिन वो भी सही से उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो उसका काम जो है अभी हो नहीं पा रहा है उससे सही से। रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थियों की समस्या भी जो है एक प्रॉब्लम बन सकती है। चाइना क्लेम्स दैट द यूएस इज बिहाइंड द डिस्टर्बेंस इन द हांगकांग। चाइना कहता है कि यूएस, अमेरिका जो है हांगकांग में जो डिस्टर्बेंस है, अव्यवस्था है, या फिर जो हलचल है, या फिर जो कैओस है, उसके पीछे यूएस का हाथ है। And there is no sign of the protest abating. If things turn uglier, India may have
cater to refugee of Indian origin। जो इंडियन ओरिजिन के लोग इस इन रीजन्स में रहते हैं, अगर चीज़ें नहीं बदलती हैं या कंट्रोल में नहीं होती है हांगकांग में, तो ये इंडिया वापस आएंगे और इंडिया में जो है रिफ्यूजी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अब देखो हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड्स देखते हैं कि क्या आगे का रास्ता हो सकता है। मल्टीपोलैरिटी इन एशिया, बहुध्रुवीयता एशिया में। The US-China rivalry coincides with an upward trajectory in India-US relations। इंडिया यूएस के रिलेशन में जो है यूएस चाइना की राइवलरी की वजह से उछाल आया है, मतलब संबंध काफी अच्छे से सुधर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए? संतुलन बनाने के लिए और एशिया को बहुध्रुवीयता में लाने के लिए, बहुध्रुवीय बनाने के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो इंडिया और चाइना है और भी मतलब कि वो आपस में भी ट्रस्ट और कोऑपरेशन जो है, विश्वास और सहयोग को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इंडिया यूएस के साथ भी इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और चाइना के साथ भी, और ये एशिया को मल्टीपोलर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या है कि जो चाइना की 3 बड़ी हाईटेक कंपनियां हैं, बाइजू, अलीबाबा, टेंसेंट, ये दोनों जो है 2018 में तीनों मिलकर के जो है $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन स्टार्टअप में 2018 में। और इंडिया जो है इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का यूज जो चाइनीज बाजार है उसको इंडियन आईटी और अदर जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज के लिए और उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए चाइनीज मार्केट को खोलने के लिए दबाव इंडिया बना सकता है इस अवसर का उपयोग करके। चाइना और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखो, बेटर पॉलिसीज फॉर ट्रेड डाइवर्जन बेनिफिट्स एज यूएस चाइना टेंशन ड्राइव supply chains out of China, India could emerge as an alternative destination with the right policies as Vietnam has done। जैसा वियतनाम में किया है वैसे ही, जैसे यूएस चाइना का टेंशन अगर बढ़ता है, ठीक है, इससे क्या होगा कि इंडिया चाइना के बीच में जो सप्लाई चेन है ना, वो उस पर डिस्टर्ब हो सकता है उस पर। और इंडिया क्या क्या करेगा? इंडिया जो है एक अलग मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा सकता है जो और कंट्रीज हैं, जैसे कि वियतनाम के साथ किया गया भारत के द्वारा, जो सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तो बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। इंडिया हैज टू रिकंसाइल इट्स ओन रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। इंडिया को अपना जो है खुद का क्षेत्रीय संपर्क या कनेक्टिविटी को लेकर के पहल को शुरू करना चाहिए, और वो भी BRI प्रोजेक्ट के साथ दैट हैव मशरूम्ड इन द नेबरहुड, क्योंकि हमारे आसपास पड़ोस में जो है काफी बड़ी संख्या में उभर रहे हैं। जैसे आप देखोगे सीपेक हो गया, BCIM हो गया, BRI का पूरा मतलब बहुत तेजी से चाइना अपने हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में इसको बढ़ा रहा है। इंडिया शुड आल्सो रैम्प इंटरनल कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट हैं उनके साथ जो है इंडिया को इंटरनल कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़िया करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है कि कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पहल की गई है भारत के द्वारा, प्रोजेक्ट मौसम, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवेज, एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर, और ये सब जो है काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इंडिया यूएस चाइना की जो राइवलरी है उसका इंडिया को पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो इंडिया की नेकलेस डायमंड नेकलेस पॉलिसी है एंड फिक्स पॉलिसी है उसको पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसको रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें।
आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।